हाँ, तो दोस्तों आज हमें प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के बारे में बात करनी है। और आप सब जानते हैं कि गोदान एक तरह से उनका अंतिम उपन्यास था। वैसे तो इस उपन्यास के बाद भी उन्होंने मंगलसूत्र नाम का एक उपन्यास लिखना शुरू किया था, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध है उसके मुताबिक गोदान ही उनका अंतिम उपन्यास है। और गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ। तो गोदान को 1936 के उनके कुछ और लेखन, जो उन्होंने अन्य तरह की चीजें लिखी 1936 में, उसके साथ जोड़ करके देखना होगा। उदाहरण के लिए 1936 में ही उनका लेख महाजनी सभ्यता प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन का जो उद्घाटन भाषण उन्होंने दिया, वह साहित्य का उद्देश्य नाम से प्रकाशित है। तो इस तरह से 1936 के उनके ही अपनी लिखी हुई इन दो चीजों के सहारे, और इसके साथ ही चूंकि उनके साथ के जो अन्य लोग थे, उदाहरण के लिए छायावाद के अन्य जो कवि और खास करके जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद का भी नाटक ध्रुव स्वामिनी 1936 में ही सामने आता है। तो इन सब के साथ जोड़ करके गोदान को देखना उचित होगा। जब हम गोदान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रेमचंद के अपने उपन्यासों की दो तरह की परंपरा बनती है। एक उपन्यास वे हैं जिनमें उन्होंने स्त्री समस्या को केंद्र में रख करके वो उपन्यास लिखे, और उनकी शुरुआत अगर सेवा सदन से माने तो सेवा सदन, निर्मला और गबन, इस तरह के उपन्यास हैं जिनमें स्त्री समस्या केंद्र में है। उनके दूसरे तरह के जो उपन्यास हैं उनमें किसानी समस्या केंद्र में है, और उसे भी हम एक तरह से कर्म भूमि, रंग भूमि इत्यादि उपन्यासों के जरिए देख सकते हैं। तो यह जो दो तरह के उपन्यास हैं, कहने का मतलब एक जिसमें कि स्त्री समस्या या स्त्री केंद्र में है, और दूसरा जिसमें कि किसानी जीवन केंद्र में है। ये दो तरह के उपन्यासों की उनकी परंपरा दिखाई पड़ती है। और यह जो दो तरह के उपन्यासों की परंपरा है, उनका भी एक तरह से समाहार हो जाता है गोदान में आकर के। और ये दोनों तरह की परंपराएं आकर के गोदान के अपने शिल्प में मिल जाती हैं। तो प्रेमचंद के अपने जीवन के लिहाज से, अपने अपने उनके लेखन के भी लिहाज से, जो दो तरह की समस्याओं को वो देख रहे थे, यानी स्त्री और किसान, उन दोनों का समाहार इस गोदान उपन्यास में हुआ है। और यह जो गोदान उपन्यास है बहुत दिनों से लोगों को परेशान करता रहा है। लगभग बहुत ही दिनों से, लिखने के बाद से, छपने के बाद से ही लगातार गोदान पर बातचीत होती रही है, क्योंकि गोदान में उन्होंने एक एक ऐसी चीज रच दी जिस चीज का अब तक हिंदी के उपन्यास साहित्य में कोई भी मेल नहीं है। इसीलिए उस उपन्यास पर लगातार बातचीत होती रही, यहाँ तक कि उसका जो शिल्प है, उस शिल्प ने भी लगातार गोदान पर विचार करने वालों को परेशान रखा है। क्योंकि उस शिल्प की विशेषता यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद दो तरह की कहानियां कह रहे हैं, और उन दो तरह की कहानियों में कोई आपसी उतना घनिष्ठ संपर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो दो तरह की कहानियां हैं, उसमें आप कह लीजिए कि शहरी जीवन एक तरह की कहानी है और ग्रामीण जीवन दूसरे तरह की कहानी है। और ये दोनों कहानियां बहुत सारे लोगों को लगता था कि प्रेमचंद के यहाँ उस तरह से, खास करके इस उपन्यास में, उतना संगठित ढंग से व्यक्त नहीं हो पाई हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है। इसलिए इस शिल्प को भी समझने के लिहाज से, तो नलिन विलोचन शर्मा ने इसके बारे में कहा कि ये यौगपदिक पद्धति है।
ये दो चीजों को एक साथ लेकर के चलने की पद्धति है। काशीनाथ सिंह ने इस शिल्प पर विचार करते हुए कहा कि ये दो कमरों में रहने वाले दो किराएदारों के जैसे ये दोनों शहरी और ग्रामीण पात्रों की कहानियां हैं। तो एक तरह से यह जो उपन्यास है अपनी पद्धति के कारण भी आलोचकों को परेशान करता रहा है, और इसलिए निरंतर गोदान उपन्यास को पढ़ने और समझने की कोशिशें होती रही हैं। निरंतर उस उपन्यास को समझने की कोशिश होती रही है। और आप देखिए कि उसमें नायक है। नायक कौन है? होरी है। और कैसा नायक है? एक ऐसा नायक है जो उपन्यास की शुरुआत से ही जिसके मरने की आशंका प्रकट होती है, और उपन्यास का जब अंत होता है तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो एक ऐसा नायक जो कि निरंतर मृत्यु से लड़ करके उससे बचने की कोशिश करता रहता है, एक ऐसा नायक प्रेमचंद ने रचा। एक ऐसा नायक जो कि लगभग मृत्यु के मुख में बार बार जा रहा है, और बार बार उससे बचने के लिए जैसे उसके गले के पास कोई फांसी लगी हुई हो रस्सी की, और जिसे थोड़ा थोड़ा वो ढीला करता रहता है, लेकिन अंत में वो नहीं बच पाता है, उस वो मारा जाता है। तो यह जो एक व्यक्ति की कथा है, क्या वह एक व्यक्ति की कथा है? प्रेमचंद खुद ही इस बात का संकेत देते हैं गोदान में, जब वह लिखते हैं कि यह किसी एक की बात नहीं थी, बल्कि सबकी यही अवस्था थी। तो कहने का मतलब यह कि एक तरह से वह जो प्रेमचंद का नायक होरी है, वह अकेला व्यक्ति नहीं रह जाता है, बल्कि पूरे के पूरे किसान जीवन का, भारतीय किसान का प्रतिनिधि बन करके हमारे सामने आता है। अब यह जो किसान का प्रतिनिधि है, जो ऐसी स्थिति में है कि निरंतर मौत के मुख में जाने से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में जिसकी मौत हो जाती है, तो इस उपन्यास का कथा प्रवाह बहुत ही धीमा है। कई बार जब आप उपन्यास को पढ़िएगा तो आपको महसूस होता है कि जैसे एक ही जगह पर ठहरी हुई है पूरी कहानी, कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही है। रामविलास शर्मा ने इसी के लिए कहा कि यह एक ऐसा ठहराव है पानी का, जिसमें डूबने के बाद आदमी की लाश ही बाहर आ पाती है, वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाता है। तो कहने का मतलब यह कि उस समय भारतीय किसान की जो अवस्था थी, वह ऐसी अवस्था थी जिसमें एक ऐसे ठहराव का वह शिकार हो गया था जिसमें उसकी मौत तय थी। और यह जो स्थिति थी वह हुई क्यों थी, इस संबंध में बहुतेरा नया नया शोध हो रहा है। और ऐसा लगता है कि निश्चय ही गोदान को सामने रख करके हमारे देश में जो उपनिवेशवाद था, जो साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन था, उसके स्वरूप को दोबारा समझने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहां से ये लोग शासन करने के लिए आए थे, वहां जब उद्योगीकरण हुआ तो उस फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने के लिए मजदूर, तो कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों की जब जरूरत पड़ी, तो स्वाभाविक रूप से ये मजदूर वही हो सकते थे जो वहां के किसान थे। तो सचेतन रूप से कोशिश करके वहां की किसानी को बर्बाद किया गया, ताकि फैक्ट्रियों के लिए काम करने वाले लोग मिल सकें। तो लगभग उसी तरह का एक प्रयोग वो भारत में चला रहे थे। और इसी कारण से उस समय किसान की और पूरे के पूरे भारतीय कृषि अर्थतंत्र की यह अवस्था थी। इस पर शोध करते हुए उस समय जो शोषण हो रहा था उपनिवेशिक शासन द्वारा, बहुतेरे लोगों ने इस बात को बताया है कि जानबूझ करके किसान का ऐसा शोषण किया जाता था ताकि वह अपनी ही उपज का उपभोग न कर सके, क्योंकि
अगर उसकी उपज का दाम बढ़ गया तो फिर इंग्लैंड, जो कि उस समय की पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था का केंद्र था, समूची दुनिया की मुद्रा की स्थिरता वहां से तय होती थी, तो वहां से अगर चीजों का दाम बढ़ गया तो मुद्रा के भीतर अस्थिरता शुरू हो जाएगी। इसलिए जानबूझ करके किसान की आमदनी ऐसी रखी गई थी कि वह अपनी ही उपज का स्वयं उपभोग न कर सके और यहाँ पैदा होने वाली चीजें बाहर ले जाई जा सके। अब आप जानते हैं कि यह जो उपन्यास है, इस उपन्यास का शीर्षक ही गाय से जुड़ा हुआ है और यह एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के पुनः तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। निर्मल वर्मा ने एक जमाने में जब उनको जड़ों की ओर लौटने की व्याकुलता हुई थी तो इस बात को कहा था कि गोदान अपने आप में भारतीय संस्कृति के एक मूल्य के प्रति प्रेमचंद की प्रतिबद्धता है, क्योंकि वहां होरी की सबसे बड़ी चिंता है कि गाय का दान नहीं कर सका। तो अब यह जो गोदान नाम का शीर्षक है, गाय नाम का प्राणी है, इसके इर्द गिर्द हमें प्रेमचंद की कथा की एक और तत्व को समझने में मदद मिलती है और कुछ देर में मैं इसको स्पष्ट करूंगा कि इसका भी संबंध उपनिवेशवाद से था। यह जो चीज है वह है मानवेतर प्राणी जगत। तो हमारा जो कृषक समाज है, आज भी जो हमारा कृषक समाज है, उसमें मानवेतर प्राणी जगत मनुष्यों के साथ एक परिवार की तरह से रहता है। तो और यह जो मानवेतर प्राणी जगत है सिर्फ इस उपन्यास में नहीं, आप याद करिए दो बैलों की कथा में मौजूद है, पूस की रात में एक कुत्ते के रूप में मौजूद है, यहाँ तक कि दूध का दाम नाम की कहानी में भी एक कुत्ते के रूप में मौजूद है। तो यह जो मानवेतर प्राणी जगत है, यह मानवेतर प्राणी जगत कृषक समाज के साथ बहुत ही अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। और अब चूंकि यह गाय है तो इस पर ध्यान देना होगा कि यह जो बूचड़ खाना नाम का शब्द है, यह बूचड़ खाना नाम का शब्द अंग्रेजी के शब्द बुचर से आया हुआ है। ये जो बूचड़ खाने थे जिनमें गायें कटती थीं, वे बूचड़ खाने जो कैंटोनमेंट एरियाज थे, जहां पर फौजें थीं, वहां पर सबसे ज्यादा बूचड़ खाने थे। और वहीं पर चूंकि उनमें मांस बहुत ज्यादा होता था तो एक तरह से गायें काटी जाती थीं और बड़े पैमाने वह फौज को आपूर्ति उनकी हुआ करती थी। इस पर धर्मपाल जी ने लिखा है कि सवाल किया जब इंग्लैंड की महारानी ने, तो यहाँ से यह बात कही गई कि हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि कृषक की जो आत्मनिर्भर व्यवस्था है वह समाप्त हो और किसान कारखानों में काम करने के लिए आ सकें, क्योंकि कारखाने भी खुलने लगे थे। और ध्यान दीजिएगा कि यह जो भूमि अधिग्रहण कानून है 1894 का, उसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन का अधिग्रहण कानूनी था और यह जो सार्वजनिक हित था वह सार्वजनिक हित कारखाने के इर्द गिर्द था। और इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए कई बार सरकारों ने कारखानों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया है। तो वह भूमि अधिग्रहण कानून था जिसके जरिए खेती की जमीन पर कब्जा किया जा सकता था ताकि कारखाने खुल सकें, ताकि फैक्ट्रियां खुल सकें, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के पूंजीपति वर्ग को यह जरूरत थी कि भारत में कारखाने चलें और ताकि उनके यहाँ मशीन बनाने वाली की जो फैक्ट्रियां थी उनकी मशीनों का बाजार पैदा हो सके, तो इन कारखानों में काम करने के लिए मजदूर आ सकें। इनके लिए जरूरी था कि कृषि अर्थतंत्र की बर्बादी हो। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की स्थिरता के लिए जरूरी था कि किसानों के पास आमदनी कम से कम हो ताकि वो अपनी ही उपज का उपभोग न कर सकें, और दूसरी तरफ
कारखानों में काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे। और हम देखते हैं कि उस समय तक खुद इस गोदान में भी एक बात आती है कि किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है, मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है। तो कहने का मतलब यह कि वह एक ऐसा दौर था जिसमें यह जो मानवेतर प्राणी जगत का सह अस्तित्व था कृषकों के साथ, उस पर बड़े पैमाने पर सुनियोजित ढंग से हमला हुआ था। और इसके जरिए आप देख सकेंगे कि जो महाजनी सभ्यता, जिस बात को प्रेमचंद कह रहे हैं, तो महाजनी सभ्यता का यह भी एक रूप था कि कोई भी चीज उपभोग के लिए नहीं बल्कि भक्षण के लिए होनी चाहिए। केवल सौंदर्य के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। गाय की सेवा करना, इसका कोई माने मतलब नहीं है, उसका भक्षण होना चाहिए। तो यह जो महाजनी सभ्यता का रूप था जिसमें भावुकता की जगह पर व्यवसाय प्रमुख था। महाजनी सभ्यता के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि महाजनी सभ्यता के जो लक्षण हैं वह यह कि समय धन हो जाता है, संबंध भी धन के हिसाब से तय होने लगते हैं, और धन का ही मनुष्य के समग्र जीवन पर कब्जा हो जाता है। उसके जीवन में भावुकता की जगह पर व्यवसाय आ जाता है। उन्होंने लिखा है बिजनेस इज बिजनेस। यह एक ऐसा मंत्र है जिसके सामने सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो अगर ये जो कृषक जीवन है उसके यहाँ यह जो मानवेतर प्राणी हैं, तो इन मानवेतर प्राणियों की उपस्थिति का संबंध सिर्फ और सिर्फ भावना के लिहाज से है। तो इसकी जगह पर व्यवसाय, तो उसको समाप्त करना, और इसके एक प्रतिकार के बतौर प्रेमचंद गाय का सवाल लेकर के आते हैं। अब ध्यान यह दीजिएगा कि यह जो गाय मरती है, उनके अपने भाई के जहर देने के कारण मरती है, लेकिन मरने से पहले की एक घटना है, और बहुधा वह जो मारने वाली घटना है उसमें उस बात पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। अगर हीरा ने जहर दे करके गाय को न मारा होता तो भी वह गाय होरी ले करके झिंगुरी सिंह के यहाँ जा रहा था, क्योंकि झिंगुरी सिंह की नजर उसकी गाय पर थी, और झिंगुरी सिंह से इसने, होरी ने कर्ज लिया था। कर्ज क्यों लिया था? कर्ज लिया था क्योंकि आषाढ़ का पहला दोंगरा गिरा था, आषाढ़ की पहली बारिश हुई थी, और किसान जब हल लेकर के खेतों में पहुंचे तो राय साहब का फरमान आया कि पहले पुराना बकाया चुका दो, तभी किसी को हल चलाने की इजाजत मिल सकती है। ऐसा आपातकाल आने के कारण सब लोग जगह जगह कर्ज लेने के लिए भागे थे, जिसमें होरी झिंगुरी सिंह के यहाँ कर्ज लेने के लिए गया था। झिंगुरी सिंह ने उसको कर्ज दिया था, और बदले में उन्होंने मांग की थी कि अपनी गाय मुझे दे दो। रात में सभी बच्चों के सो जाने के बाद, क्योंकि बच्चियां उससे हिलमिल गई थी, तो सभी बच्चों के सो जाने के बाद वह गाय का पगहा खोल करके, और फिर लेकिन उसकी हिम्मत कांप जाती है, वह जा नहीं पाता झिंगुरी सिंह के यहाँ पहुंचाने के लिए, तब बाहर ला करके बांध देता है खुले में। तब वह घटना होती है जिसमें हीरा उसको जहर दे देता है। तो कहने का मतलब यह कि गाय तो फिर भी उसके यहाँ नहीं रहती। तो कहने का मतलब कि यह जो गोदान था, यह केवल हीरा के कारण, वह जो गाय आई थी केवल हीरा के कारण नहीं मरी, बल्कि वह एक ऐसा अर्थतंत्र है, और वह अर्थतंत्र सामाजिक भी है, क्योंकि वह सामाजिक संबंधों के जरिए भी नियमित हो रहा है, जिसमें एक किसान के घर पर अगर अच्छी भली गाय, हम सब जानते हैं कि जाति व्यवस्था का केवल उत्पीड़न इसी आधार पर नहीं होता है कि आप सवर्णों के इलाके में चले जाते हैं, बल्कि इस कारण से भी होता है कि किसी भी निचले तबके के आदमी के पास, अंबेडकर ने इस बात पर विस्तार से लिखा है, और साथ ही इस बात को मैं याद दिला दूं कि सन 36 में ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी छपा था,
और यह प्रेमचंद थे जिन्होंने हंस के पिछले कवर पर अंबेडकर की तस्वीर छापी थी। इसका मतलब कि अंबेडकर के काम से उनका परिचय था। तो अंबेडकर ने इस बात को लिखा है, विस्तार से लिखा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, कि कैसे घी खाना तक अगर दलित घी खा रहा है तो वह भी सवर्णों को बुरा लगता है, तिलाई पगड़ी बांधना भी सवर्णों को बुरा लगता है। उसी तरह से आप देखेंगे होरी दलित तो नहीं है लेकिन निचली जाति का है, और उस निचली जाति के किसान के यहाँ एक गाय आकर के खड़ी हो गई है, यह ईर्ष्या का विषय हो गया है। इसलिए अगर वह जहर देकर न भी मारी जाती तो वह जो शोषण का सूद का पूरा अर्थतंत्र था, उस अर्थतंत्र में उस गाय को इसके यहाँ से निकल ही जाना था। और जहां तक गोदान का सवाल है तो हम सब जानते हैं कि वही गाय, सच बात तो यह है कि झुनिया ने आकर के पैसे फेंक दिए, धनिया ने आकर के पैसे फेंक दिए, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मुख्य बात क्या है, गाय दी जानी है। तो वही गाय जिसकी हसरत जीवन भर उसको रही, और कहानी में यहां तक आता है कि रूपा का पति राम सेवक गाय दे करके भेजे हुए है होरी के पास गांव में, लेकिन गाय अंततः उस व्यक्ति के मर जाने पर जाती किसके पास, ब्राह्मण के पास जाती। तो यह एक ऐसा सामाजिक तंत्र है जिसमें वह जो गाय है वह किसान से दूर होनी है, चाहे वह सूदखोरी के कारण दूर होनी हो, चाहे औपनिवेशिक व्यवस्था में जो पशुओं के प्रति भक्षण का दृष्टिकोण है उसके कारण दूर होनी हो, लेकिन यह गाय उसके पास नहीं ही रहनी थी। तो यह ऐसे ही है जैसे, ऐसे समझ लीजिए कि जिसे तुलसीदास ने कहा कि पराधीन सपने हो सुख नाही, कहने का मतलब सपने में भी जिसे सुख नहीं मिल पाता। सुख क्या था, प्रेमचंद ने इस बात को लिखा है, मेरी क्या आकांक्षा है, थोड़ी सी जमीन हो, एक घर हो, कुछ खेती बाड़ी करके अपने खाने के लिए उगा सकूं, एक गाय हो, और कुछ एक ऐसे उपन्यास लिख जाऊं जो भारत के स्वाधीनता के काम आ सके। तो गाय की यह जो महत्वाकांक्षा थी, यह सपने की तरह से थे, लेकिन सपने में भी सुख नहीं हासिल हो पाता है किसान को। और वह जो पूरा अर्थतंत्र बना है उपनिवेशवाद के साथ, और उपनिवेशवाद के साथ जाति व्यवस्था का गहरा संबंध है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस स्तर की भारत की लूट हो रही थी, और यह भी एक बात है कि अंग्रेजी के शब्दकोश में लूट नाम का जो शब्द है वह भी भारत पर जब कब्जा हो गया है, जो यहाँ की बड़ी पैमाने पर लूट हुई है, तब यह अंग्रेजी के शब्दकोश में दाखिल हुआ है। हिंदुस्तान में तो यह था शब्द, लेकिन यह अंग्रेजी के शब्दकोश में तब गया है जब यहाँ से बड़े पैमाने पर लूट का सामान इंग्लैंड पहुंचने लगा, तो उस सामान के साथ ही शब्द भी पहुंच गया वहां पर। तो कहने का मतलब यह कि यह जो बड़े पैमाने पर लूट चल रही थी, यह जो उत्पादक समुदाय का बड़े पैमाने पर दरिद्रीकरण हो रहा था, तो इसके खिलाफ कोई विक्षोभ पैदा न हो सके। और इस विक्षोभ के निशान भी प्रेमचंद के उस गोदान में सबसे अधिक चटक हैं, और इतने चटक हैं कि उतने चटक चित्र अब तक हिंदी साहित्य के भीतर नहीं देखे गए हैं। आप सब याद करिए कि जो जाति व्यवस्था के विरोध में माता दीन के मुंह में सिलिया के पिता द्वारा हड्डी ठूंस देने का जो प्रसंग है, उस तरह का प्रतिरोध बहुत मुश्किल से आपको हिंदी उपन्यास में दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक कि दलित समस्या या दलित समुदाय की उपस्थिति भी प्रेमचंद के बाद बहुत दिनों तक आपको हिंदी में नजर ही नहीं आएगी। तो यह जो भारत की जाति व्यवस्था थी, जिसके खिलाफ अंबेडकर भी आवाज उठा रहे थे, और अनेक कारणों से वह एक बड़ा सवाल बन गया था।
और इस जाति व्यवस्था को अंग्रेजी शासन का समर्थन था, इसलिए क्योंकि यह जाति व्यवस्था थी जो सामाजिक नियंत्रण का काम करती थी, क्योंकि यह लूट जो थी उसके खिलाफ विक्षोभ पैदा हो सके, तो इस विक्षोभ पर काबू करने के लिए, इस विक्षोभ पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यकता थी जिस संस्था की, वह व्यवस्थित संस्था जाति प्रथा थी। जाति प्रथा थी, पितृसत्ता भी थी, और पितृसत्ता के प्रसंग पर भी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। तो कहने का मतलब यह कि वह जो प्रेमचंद के यहाँ प्रतिरोध है, राम सेवक का प्रतिरोध है, वो कहता है कि जब तक इन लोगों का विरोध न किया जाए तब तक ये दबा करके हमको रखेंगे। और यह जो प्रतिरोध है, इसको दबाने के लिए जाति व्यवस्था आपको इस उपन्यास में भी दिखाई पड़ता है कि जो अंग्रेजी तंत्र है, जो अंग्रेजों द्वारा उपनिवेशिक शासन द्वारा कायम किया हुआ तंत्र है, जिसके एक अंग है पटवारी, दूसरे अंग है पुलिस, ये सब लोग किसका साथ देते हैं? ये सब लोग जमींदार का साथ देते हैं, ये सब लोग पंडित जी का साथ देते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यह जो जातिगत ऊंच नीच है, जातीय पदानुक्रम है, उसके समर्थन में उपनिवेशवादी तंत्र भी मौजूद है। और इसी अर्थ में यह जो उपनिवेशवाद है, उस उपनिवेशवाद को सिर्फ आप उत्पीड़न के ही अर्थ में न समझें, इस अर्थ में भी समझें कि भारत में सामाजिक नियंत्रण की जो परंपरागत व्यवस्था थी, उसके भी समर्थन की उसको जरूरत थी, ताकि उसे सस्ती श्रम शक्ति मिलती रह सके, सामाजिक नियंत्रण बना रह सके समाज पर। जमींदारों का सिस्टम अंग्रेजों ने कायम किया इस्तेमारी बंदोबस्त के जरिए, ताकि किसान पर काबू करने के लिए एक और चीज लाई जा सके। लेकिन यह जमींदार ऐसे नहीं थे कि जो अपनी तरह से सब कुछ करते थे, बल्कि उनको औपनिवेशिक शासन का पूरा समर्थन था। अगर यह पूरा समर्थन औपनिवेशिक शासन का जमींदारों को न होता तो शायद इतना ज्यादा वो शोषण न कर सकते थे। और इस बात के चटक चित्र मिलते हैं पूरे के पूरे गोदान में कि किस तरह से यह जो औपनिवेशिक तंत्र है और वह जो ग्रामीण व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो कैसे आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसी के साथ आप जोड़ करके देखिए पितृसत्ता को भी। और इसीलिए यह जो विद्रोह है, यह विद्रोह केवल किसानों की ओर से, केवल दलित जातियों की ओर से आपको नहीं दिखाई पड़ता है, स्त्रियों की ओर से भी। और प्रेमचंद की स्त्रियां अपने आप में स्वतंत्र ढंग से ध्यान देने की मांग करती हैं, क्योंकि इन स्त्रियों को आप देखिएगा, वैसे तो बाद में प्रेमचंद पर इस बात का आरोप लगाया गया कि वो स्त्री मनोविज्ञान को समझते नहीं हैं। तो समझते नहीं हैं अथवा नहीं हैं, इस बात पर थोड़ी देर बाद। लेकिन प्रेमचंद का उद्देश्य था स्त्री को की सामाजिक भूमिका को उजागर करना, स्त्री को सिर्फ घर में कैद न दिखाना, बल्कि उसकी जो व्यापक समाज में उपस्थिति है उसको ला करके सामने रखना। और यह भी एक तरह की विरासत थी, और उस विरासत की याद थी लोगों को। वो विरासत क्या थी, आप ध्यान दीजिएगा। 1857 के गदर के बारे में जो कुछ भी आप पढ़िएगा, वहां पर स्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आपको नजर आएगी। चाहे झांसी की रानी रही हो या लखनऊ में बेगम हजरत महल रही हो, कथाओं में तो और ज्यादा। तो ये जो स्त्रियां थीं जो सामाजिक भूमिका निभाया करती थीं, उन स्त्रियों की जो पराधीनता की गई, कायम की गई विभिन्न तरह से, तो उसके खिलाफ स्त्रियों में जो प्रतिरोध है, वह प्रतिरोध भी बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रेमचंद ने इस उपन्यास में व्यक्त किया है। और उस प्रतिरोध को हम सब शहरी जीवन में तो बहुत आराम से देख लेते हैं, और शहरी जीवन में भी जब हम देखते हैं तो मालती के प्रसंग में देखते हैं, लेकिन साथ ही
ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एक बात की ओर और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रेमचंद, और प्रेमचंद ही नहीं, उपन्यास के संबंध में बाख्तीन ने कहा है कि उपन्यास की विशेषता होती है बहुस्वरीयता। तो प्रेमचंद के इस उपन्यास में भी बहुस्वरीयता है। कई बार जो बहुत ही न दिखाई देने वाले पात्र हैं, उनकी भी ऐसी मजबूत उपस्थिति है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आने लगता है। एक पात्र है जो राय साहब की पुत्री है, और यह जो राय साहब की पुत्री है उसका नाम है मीनाक्षी। उसकी शादी एक अय्याश जमींदार से हो जाती है। वह उससे अलग एक दूसरे बंगले में रहने लगती है, उस पर मुकदमा कायम करती है, और वह वह जो रास रंग रचा रहा है उसका पति दिग्विजय सिंह, उसके यहाँ जा करके हंटर से सबकी पिटाई करती है। प्रेमचंद ने उसके बारे में लिखा है कि वह समष्टिवादी विचारों का प्रचार करती थी। ध्यान दीजिए कि महाजनी सभ्यता के मूल्यों में उन्होंने व्यक्तिवाद को भी एक मूल्य माना है, और उसके विरोध में उन्होंने समष्टिवाद और महाजनी सभ्यता लेख को ध्यान से आप पढ़िएगा तो ये दिखाई पड़ेगा कि जिसको आप बुर्जुआ इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, उसके विरोध में प्रेमचंद समष्टिवाद एक शब्द ले आते हैं। मीनाक्षी उन विचारों का प्रचार करती थी, समष्टिवाद का प्रचार करती थी। तो कहने का मतलब कि शहरी पात्रों में जो विद्रोह है वो तो हमको दिखाई पड़ जाता है, लेकिन जो ग्रामीण पात्र हैं उनके भीतर भी कोई मामूली विद्रोह नहीं है। केवल अगर धनिया का ध्यान करिए तो उसके घर में जाति बाहर गर्भवती जो स्त्री है आकर के रहती है। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए समाज से लड़ने के लिए। गर्भवती दूसरी जाति की स्त्री आकर के रहती है। न सिर्फ इतना, बल्कि सिलिया को भी जब कहीं और जगह नहीं मिल पाती है तो धनिया ही उसको घर में रहने की जगह देती है। एक तरह से आप देखिए तो जो गांधी जी ने आश्रम बनाए थे, या बहुत पुराने जमाने से मनुष्य की एक संकल्पना रही है, सपना रहा है, ऐसे समाज जहां पर जो सामाजिक ऊंच नीच का भाव है वह न दिखाई पड़े, एक ऐसा, तो वैसा समाज आपको धनिया के घर में दिखाई पड़ता है, और उसके लिए धनिया किसी से भी लड़ जाती है। तो ग्रामीण पात्रों का यह जो विद्रोह है वो आमतौर पर लोगों को नहीं नजर आता है। बहुत बड़ा विद्रोह है ये उस समय के समाज को देखते हुए। तो कहने का मतलब यह है कि धनिया से लेकर के और मालती तक ये पूरा का पूरा जो स्त्रियों का एक प्रतिरोधी वितान है, और इस प्रतिरोधी वितान को प्रेमचंद ने बहुत ही दार्शनिक ढंग से व्यक्त किया है। धनिया इस बात को कहती है कि समाज का अगर धर्म है तो मनुष्य का भी धर्म है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग कहते हैं कि धर्म की प्रधानता है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि प्रेमचंद ने धर्म को कितने अर्थों में व्याख्यायित किया है। अगर समाज का धर्म है तो व्यक्ति का भी धर्म है। इस अर्थ में वह जो उस समय का समाज है, उसकी जो पुरानी रूढ़ियां हैं, जो निचले तबकों को दबा करके रखती हैं, स्त्री को दबा करके रखती हैं, उनके खिलाफ व्यक्ति के धर्म का सहारा लेकर के, और यह बहुत बड़ी दार्शनिक बहस है कि समाज को व्यक्ति की स्वतंत्रता में कितना हस्तक्षेप करने का अधिकार है। और इस सवाल पर धनिया स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता के पक्ष में है जो समाज को आगे लेकर के जाए, जो ऐसे समाज की प्रतिष्ठा करे जिसमें व्यक्ति हमेशा दबा कुचला न दिखाई पड़े। तो कहने का मतलब कि यह जो ग्रामीण पात्रों के भी से भी प्रेमचंद जिस चीज को रच देते हैं उसे पहचानने के लिए भी हमारे पास नजर होनी चाहिए। तो यह जो
हमारे समाज पर उपनिवेशवाद के समर्थन के जरिए सामाजिक नियंत्रण की पूरी व्यवस्था कायम की गई थी, उसके जो शिकार थे, यानी निचली जातियां। और सही बात है कि होरी अस्पृश्य नहीं है, दलित नहीं है, लेकिन वह कृषक जाति का है। आज भी उत्तर प्रदेश में उनको किसान जाति का कहा जाता है। तो यह जो किसान जाति के लोग हैं जो खेती करते हैं, तो वह लोग, और उस समय समाज में ये लोग दबे कुचले ही थे। तो समाज में यह जो दबे कुचले हैं, और दूसरी तरफ जो दबा कुचला बहुत बड़ा समुदाय है स्त्री, तो इन दोनों की निगाह से, जिस बात को कहिए ना कि आप यथार्थ, प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है वो यथार्थ का वर्णन करते थे, उन्होंने कहा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अब इसको लोग ऐसा समझते हैं मानो कि यह कोई यथार्थ से भिन्न किस्म की चीज है ना। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ऐसा यथार्थ वर्णन जो आदर्श की ओर ले जाए, आदर्श की ओर उन्मुख करने वाला यथार्थवाद, वह है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। तो उनका यथार्थवाद आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद था, यथार्थ चित्रण था। लोकप्रिय ढंग से आपको एक उदाहरण देकर के कहता हूं कि मान लीजिए चौराहे पर कहीं रिक्शे वाले और उसकी सवारी के बीच में किराए को लेकर के झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मारपीट करने में जो सवारी बैठी है उसका हक है मारपीट करना, हाथ उठाना। रिक्शे वाले ने हाथ उठा दिया, तो पहली बात यही कही जाएगी कि रिक्शा वाला होकर के हाथ कैसे उठा सकता है, जबकि मनुष्य होने के नाते उसको भी उतना ही अधिकार है जितना कि सवारी को। अब जो तीसरा आदमी देखने वाला है, कयास कीजिए कि कोई पुलिस वाला टहलता हुआ आ गया, पुलिस वाला किसके समर्थन में खड़ा होगा? पहली चीज यही होगी कि वो जो सवारी है उसके पक्ष में खड़ा होगा। तो इस तरह से जो हमारा पूरा सामाजिक तंत्र है, रोज के व्यवहार में अगर यथार्थ का भी चित्रण आप करते हैं, तो किसकी निगाह से आप यथार्थ को देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वह जो यथार्थ उन्होंने देखा है, वो इन तबकों की निगाह से देखा है जो लोग इस सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था में दबे हुए थे, कुचले हुए थे, जिनके भीतर की किसी भी आकांक्षा को नष्ट कर देने की पूरी कोशिश होती थी। तो उस तबके की निगाह से उन्होंने अपने समय के यथार्थ को देखा है, और इसीलिए वह जो उनका यथार्थ है वह एक खास तरह का यथार्थ हो जाता है, जिससे, और ध्यान दीजिएगा कि हिंदी के पाठक पैदा हो चुके थे। ये पाठक कौन थे? ये पाठक एक नौजवान था, और मुझे याद है कि हंस में उन्होंने एक चित्र छापा था जिसमें एक नौजवान है जो एक पेड़ को गोद में भर करके उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। उस पर टिप्पणी लिखी है प्रेमचंद ने कि यह भारत का आज का नवयुवक है जो रूढ़ियों को जड़ मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहता है। तो यह नौजवान था जो पाठक था, और वे लड़कियां थी, शिक्षा का प्रसार हो रहा था, और वे लड़कियां थी जो नया नया जिनको शिक्षा मिली थी उनके भीतर पढ़ने की ललक थी। तो यह उनके पाठकों का समाज शास्त्र है, जहां से खड़ा होकर के प्रेमचंद एक उदीयमान तबके की आकांक्षाओं के पक्ष में खड़ा होकर के यथार्थ को देख रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने हिंदी का जो प्रसार हो चुका था, तो उस पाठक को गंभीर साहित्य का पाठक बनाया, एक ऐसे साहित्य का पाठक बनाया जिससे उसकी संवेदना का विस्तार हो सके। मुक्तिबोध ने लिखा है ना, जनता का साहित्य किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि जनता का साहित्य उसे कहेंगे जिससे संवेदना का विस्तार हो पाठक के। तो यह जो स्त्री है, यह जो नवयुवक है जो कि कुचला हुआ है, जिसके भीतर बदलाव की आकांक्षा है, उसके भीतर और ज्यादा संवेदना का प्रसार हो सके, नए नए पाठक इन सामाजिक तबकों की आकांक्षाओं को समझ सकें, इस लिहाज से उन्होंने गोदान में इन तबकों के पक्ष से खड़ा होकर के
उस वातावरण को चित्रित किया है। अब जिस बात का सबसे पहले मैं जिक्र कर रहा था, वैसे एक चीज और भी बीच में, कि प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य, जो उनका प्रगतिशील लेखक संघ के उद्घाटन भाषण है, उसमें उन्होंने जहां यह कहा कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद चाहिए, और उसकी बड़ी उन्होंने मनोवैज्ञानिक व्याख्या की, कहा साहित्यकार के भीतर जो सौंदर्य होता है, बाहर फैले हुई असुंदरता पर उसको बहुत ही चिढ़ होती है, उसको बदल करके वह अपनी आकांक्षा की तरह ही सुंदर बनाना चाहता है। इसीलिए प्रेमचंद ने लिखा कि घृणा करने की भी जरूरत होती है साहित्य में, सब कुछ से प्रेम ही नहीं किया जा सकता है। तो बहरहाल एक चीज यह उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने कहा, जिस पर बहुत ज्यादा विवाद होता रहता है, कि साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मशाल होनी चाहिए। इसकी व्याख्या लोग इस तरह से करते हैं, मानो प्रेमचंद कह रहे थे कि साहित्यकार को राजनीति से वास्ता ही नहीं रखना चाहिए, उस मशाल से राजनीति का मुंह झुलस देना चाहिए। प्रेमचंद यह नहीं कह रहे थे। प्रेमचंद यह कह रहे थे कि राजनीति करने वालों का पथ आलोकित करने का काम साहित्य को करना चाहिए। यह पथ आलोकित करने का काम साहित्य कैसे कर सकता है? वह तभी कर सकता है जब वह ऐसे समुदायों की निगाह से यथार्थ को देखे, जिन समुदायों को लोग गिनती के लायक नहीं मानते हैं। और ध्यान दीजिए कि गोदान जब लिखा जा रहा था, तो 1935 में जो इंडिया एक्ट आया था, उसके मुताबिक थोड़ा सा विस्तारित मताधिकार के साथ चुनाव होने वाले थे। 1937 में वे पहले चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर जीती थी, विभिन्न जगहों पर उसका मंत्रिमंडल बना था। तो एक तरह का लोकतंत्रीकरण भी समाज में शुरू हो रहा था। राजनीतिक पहचान, एक तरह के लोकतंत्र के प्रसार शुरू हो रहा था हमारे देश में। और इसलिए यह जो आकांक्षा है इन दबे हुए कुचले हुए समुदायों की, वह आकांक्षा राजनीति में भी अभिव्यक्त होगी, देर सवेर अभिव्यक्त होगी। इसलिए वहां से खड़ा होकर के, लेकिन तब तक चूंकि उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए जो लोग राजनेता लोग थे, वो इन तबकों के बारे में बात नहीं करते थे, इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए प्रेमचंद ने उंगली आंख में डाल करके इन तबकों की समस्याओं को उठाया, और इसी अर्थ में उन्होंने कहा कि साहित्य मशाल होती है, यानी जिन तबकों पर ध्यान भी राजनीति नहीं देती है अनेक कारणों से, उन तबकों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना साहित्य का काम होता है। तो जो वह गोदान उपन्यास है, उस गोदान में इन तबकों की राजनीतिक आकांक्षा, लोकतांत्रिक आकांक्षा, और यह जो लोकतांत्रिक आकांक्षा है उसे दबाया कैसे जा रहा है? पैसे के जरिए। यहाँ पर भी एक जो महाजनी सभ्यता है, आप देखते हैं उसी समय आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं राजनीति के। कुछ लोग आरोप लगाए, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्रेमचंद के यहाँ राजनीति उतना ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती है। गोदान में अकेले आप देखिए तो राय साहब राजनीतिक आदमी हैं, खन्ना राजनीतिक आदमी हैं, तंखा राजनीतिक आदमी हैं, और वो करते क्या हैं? वो कैंडिडेट खड़ा करने और बिठाने का काम करते हैं। पैसा लेकर के बाजार में अफवाह उड़ा देना कि ये सज्जन लड़ने जा रहे हैं, और फिर दूसरे से पैसा वसूल लेना कि मैं बैठवा दूंगा उनको, लड़ने नहीं दूंगा। इस तरह के लॉबिस्ट किस्म के लोग पैदा हो गए हैं। और उस जमाने में आप सोचिए, लाख रुपया खर्चा हो रहा है। तो यह लाख रुपया जो खर्चा हो रहा है चुनाव में, जो चुनावी लोकतंत्र है, इसकी समस्याओं को उसी दौर में उन्होंने देख लिया था। और इसलिए उसके खिलाफ एक तरह के सामाजिक लोकतंत्र की निगाह से, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज के भीतर बराबरी आनी चाहिए, सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, केवल पैसे वालों के हिसाब से नहीं प्राप्त होना चाहिए। और अनेक पात्र
गोदान में बोलते हैं इस बात को कि लोकतंत्र क्या है, पैसे वालों का खेल है। तो कहने का मतलब कि उस समय जो लोकतंत्र था, जो पैसे के हाथ में गिरवी हो गया था, और उस समय क्यों कहें हम, अब तक उसकी यही सच्चाई है कि अब तो उसी, माने कह लीजिए कि मतदाता भी लगभग अदृश्य होता जा रहा है, और पार्टियों को इस बात का पूरा भरोसा हो चला है कि वे उसे सांप्रदायिक रूप में जैसे भी उन्माद खड़ा करके उनको बेवकूफ बना सकती है। और उस जमाने में प्रेमचंद पैसे के शासन के खिलाफ, लोकतंत्र पर पैसे के कब्जे के खिलाफ, जो सामान्य जनता की, उत्पीड़ित जनता की जो लोकतांत्रिक आकांक्षा है, उसके पक्ष में खड़ा होकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। और यह जो तंत्र है, यह जो पूरा तंत्र है, उसका प्रसार केवल देहात में नहीं है, और यह एक प्रमुख चीज है जो, जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि उसके शिल्प को लेकर के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो शहर प्रेमचंद के उपन्यासों में हमेशा से मौजूद रहे। पहले उपन्यास सेवा सदन से आप शुरू करिए और गोदान तक चले आइए, तो शहर हमेशा से मौजूद रहा है, हर उपन्यास में मौजूद रहा है। कारण कि प्रेमचंद केवल कहानी नहीं कहना चाह रहे थे, प्रेमचंद ने लिखा ही है कि उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में काम आने लायक एक दो उपन्यास लिखने हैं। स्वाधीनता आंदोलन में काम आने का मतलब क्या है कि भारत की यह जो लूट हो रही थी, उसकी यांत्रिकी को पहचानना, उजागर कर देना, उसका रहस्योद्घाटन कर देना। तो यह जो रहस्योद्घाटन था, बिना शहर की उपस्थिति के नहीं हो सकता था। कारण कि जो शहर थे, बहुत हद तक लोग उन्हें इन प्राचीन संस्थाओं से मुक्ति का एक अवसर समझते थे। स्वयं गोदान में भी यह बात आई है कि यह जो सूदखोरों का पूरा राज है गांव पर, तो उसमें होरी को उम्मीद पैदा होती है। किस बात की उम्मीद पैदा होती है कि गन्ना मिल में जब जा करके वह बेचेगा अपना गन्ना, तो वहां से हो सकता है कि ये सूदखोर उससे पैसा न वसूल पाए। तो एक तरह का यह जो शहरी जीवन है, जो कारखाने का जीवन है, उससे यह एक आशा पैदा हो रही थी कि वह किसान को उसके शोषण से मुक्त करेगा, और आर्थिक शोषण भरे करे, लेकिन यह जो सामाजिक अवमानना होती है, जिसका अपना एक अर्थशास्त्र है, उससे कम से कम मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन वहां पर हाल क्या होता है, आप समझिए कि वह प्रेमचंद के इस गोदान के एक बहुत, माने कुछ एक बहुत ही संवेदनशील स्थानों में से एक है। आप देखेंगे कि वहां पर गन्ना जब तौला जा रहा है, बिना एक पैसा लिए होरी लौटता है। धनिया गुस्साती है, लेकिन सोचती है कि जब सामने सूदखोर होगा तो कैसे किसान इनकार कर सकेगा देने में। और वहां पर एक किसान मिलता है जो कहता है कि दांत में पैसा दबा करके मैं बाहर निकल आया। यानी उससे अपनी ही मेहनत की जो उपज है, उससे जो हासिल हुआ है नकद, उसे छुपाने के लिए मुंह में रखना पड़ रहा है। और आनंद उसे कहाँ प्राप्त होता है, वो जा करके उसी पैसे की ताड़ी पी करके आता है। यह जो ट्रेजिडी है, यह जो त्रासदी है किसान जीवन की, जो एक मौका जब मिला, जब उसे नकद प्राप्त हो सकता है, यहाँ तो नकद कभी प्राप्त नहीं होना है, जो जो खेत की फसल है खलिहान में ही तुल जाती है, तो यहाँ तो मुक्ति नहीं प्राप्त होनी है। हो सकता है कि जहां पर नकद में भुगतान हो इस गन्ने का, वहां से हमको कुछ हासिल हो जाए। आज भी गन्ना जो मिले हैं, वहां पर सूदखोरी का बहुत बड़ा तंत्र काम करता है। और हाल हाल तक की यह परिघटना थी कि किसानों को मिलने वाली पूंजी जो सूदखोर होते थे वो ले लिया करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो उसकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है, जो शहर के जरिए खुलता था, वह भी बंद है। और यही कारण है कि यह जो संपूर्ण भारतीय जनता है, उस संपूर्ण भारतीय जनता का दरिद्रीकरण केवल
पुरानी संस्थाएं ही नहीं कर रही हैं, यह शहर भी कर रहा है। वह जो औपनिवेशिक पुलिस है, और आज के दिन में जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद दुनिया भर में पुलिस की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि वहां पर जो पुलिस है, वो पुलिस क्या करती है जब गांव में आती है। तो ये है कि अगर वो गांव में आ गया तो पैसा लिए बगैर नहीं जाएगा। यह थी पुलिस की संस्था। तो यह जो पुलिस है, यह जो पटवारी हैं, ये सब के सब मिल करके शिकार कर रहे हैं। वह सब मिल करके शिकार कर रहे हैं। उसका वर्णन, उसका एक तरह से चित्र प्रेमचंद को उपस्थित करना था अपने उपन्यासों के जरिए। इसीलिए उनके लगभग सभी उपन्यास में, और गोदान में तो खास करके, गांव और शहर दोनों मौजूद हैं। अब बात यह है कि उनका जो आपसी संपर्क है, यह आपसी संपर्क भी इकहरा नहीं है। प्रेमचंद को आप देखिएगा, और यह वह कलाकार की साधना है कि उनका कोई भी पात्र इकहरा नहीं है, कोई भी कथा इकहरी नहीं है। तो यह जो गांव और शहर का संबंध है, अभिजात स्तर पर, बड़े लोगों के स्तर पर राय साहब के जरिए वो कायम हुआ है। वो खन्ना की चीनी मिल के जरिए कायम होता है। तो वह बड़े लोगों के बीच का संपर्क है। लेकिन शहर की एक दूसरी उपस्थिति भी है गोदान में, और वह यह कि जब गोबर जाता है शहर में, तो प्रेमचंद ने लिखा है कि वह जा करके सभाओं में भाषण वगैरह सुनने लगा था, इसलिए उसकी बुद्धि खुल गई थी। तो एक तरह से यह जो शहर है, वह श्रम की गरिमा को भी सामने लाने का काम करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में शहर का यह दोहरा, कि यह दोहरी भूमिका है गोदान में, जिसमें जब गोबर लौट के आता है तो वह जो होली करता है, उस होली में गांव के और मनोरंजन, पूरे के पूरे उपन्यास में मनोरंजन के दसियों तरह के चित्र उपस्थित हैं। उसके एक एक प्रसंग के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मनोरंजन है वो बहुत गहराई से मौजूद है। और जो वो होली में मनोरंजन होता है, उसे एक तरह से उलट दिया है प्रेमचंद ने, और वह पूरे के पूरे गांव की जो दोहरापन है, जो बड़े लोगों का दोमुहापन है, उसको उजागर करने, उनकी खिल्ली उड़ाने, उनका प्रतिरोध करने के एक रूप के बतौर आपको इस उपन्यास में सामने आता है, जो गोबर के कारण सामने आया है। तो एक तरह से वो जो मीनाक्षी है, समष्टिवादी विचारों का प्रचार कर रही है, गोबर वहां रहता है, तो उसे नए नए विचारों की भनक मिलने लगी है। और यहाँ तक कि आप ध्यान दीजिएगा, हड़ताल, चीनी मिल में हड़ताल हुई है, शहर की यह एक नई परिघटना है जिसको प्रेमचंद दर्ज करते हैं अपने गोदान उपन्यास में। और इसका अनुभव उन्हें बंबई में हुआ था। गोदान लिखने से पहले वे बंबई हो आए थे, या गोदान लिखने के दौरान ही बंबई हो आए थे। और वहां पर उन्होंने जो फिल्म लिखी थी, उसके बारे में सब्यसाची भट्टाचार्य ने शोध करके एक लेख लिखा है। उस फिल्म को सेंसर बोर्ड में बैठने वाले पूंजीपतियों ने प्रतिबंधित करा दिया, क्योंकि यह आशंका थी कि इससे मजदूरों के बीच में विक्षोभ फैलेगा। तो मजदूरों के जीवन को प्रेमचंद रह करके देख आए थे। तो ग्रामीण, तो शहर में यह जो मजदूर है, उस मजदूर के भीतर पैदा होने वाली यह जो नई चेतना है, लेकिन यह नई चेतना ही नहीं मौजूद है। वह मजदूर ऐसा है जिसमें पिछड़ापन भी है, क्योंकि वह सूदखोरी भी करता है गोबर वहां पर। तो ये दोनों तरह के शहर और ग्रामीण जो पूरा उन्होंने चित्र उभारा है, उस चित्र के जरिए आपको पूरा उस समय का जो शोषण का तंत्र है वह आपको दिखाई पड़ता है। स्त्री की स्वाधीनता, और पूरे के पूरे उपन्यास में सामाजिक बदलाव का इतना गहरा दबाव है। यह सामाजिक बदलाव क्यों, इतना गहरा दबाव क्यों, उसका कुछ संकेत हमने किया कि अंबेडकर द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था,
उसके कारण भी एक चेतना पैदा हो रही थी सामाजिक परिवर्तन की। उसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिएगा कि प्रेमचंद के ही समय में 1929 में महामंदी शुरू होती है, और महामंदी के कारण किसान और मजदूर दोनों की अवस्था खराब होती है। तो यह जो बदहाल आर्थिक स्थिति है उसके कारण, और तीसरी तरफ यह भी बात है कि रूस में क्रांति हो चुकी है, उसकी खबरें भी पहुंचने लगी हैं भारत में। तो एक बहुत गहरे सामाजिक बदलाव का की, का की निशानदेही इस उपन्यास के जरिए हम कर सकते हैं, जिसमें स्त्री, दलित, किसान समुदाय बहुत ज्यादा प्रतिरोध में खड़े आपको दिखाई पड़ते हैं। गोदान उपन्यास उनके इस प्रतिरोध को दर्ज करता है, बहुत ही प्रामाणिक तौर पर दर्ज करता है। वो लगभग उसी स्तर पर वह संपर्क शहर और गांव का कायम करता है जिस स्तर पर उनके अपने समय में वह संपर्क था। उसके कारण जो बदलाव आ रहे थे, उन बदलावों को भी यह बहुत अच्छी तरह से उपन्यास दर्ज करता है। और जहां तक उनके मनोवैज्ञानिक चित्रण की बात है तो बहुतेरे लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जैसा घात प्रतिघात मनोभावों का उनके यहाँ है, दूसरे लोग बाद के दिनों में कहलाए कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, लेकिन प्रेमचंद के यहाँ जैसा घात प्रतिघात है मनोभावों का, उतना गहरा। एक चीज पर सिर्फ आप ध्यान दीजिए, 2 बच्चे मरते हैं स्त्रियों के, बहुत कम उम्र के बच्चे मरते हैं। सिलिया का बच्चा मरता है और उधर झुनिया का बच्चा मरता है शहर में। 2 बच्चे मरते हैं। प्रेमचंद ने क्या लिखा है, मरने के बाद वे दोनों बालक उन स्त्रियों के मन में चले आए। पहले वे बाहर थे तो परेशान करते थे, परेशानी की वजह थे, लेकिन जब उनका शरीरांत हो गया तो वे उनके मन में आकर के अवस्थित हो गए। और वे मतलब एक ऐसी चीज है जिसे बहुत गहराई से कोई अगर स्त्री मन को देखे हो तो वही इस बात को दर्ज कर सकता है। फिर एक और घटना की याद मैं दिलाना चाहूंगा आपको कि जब पहली बार माता दीन ने सिलिया के बालक को गोद में उठाया था, तो सिलिया ये खुशखबरी देने के लिए सोना के यहाँ चल पड़ी, नदी पार करके पैदल। और सोना के यहाँ जब वो पहुंचती है तो उसके पति के प्रति हल्की सी उसके मन में अंधेरा है, एक तरह का सदैव भाव पैदा होता है। फिर सोना को इस बात की आशंका हो जाती है तो वह गणासा लेकर के खड़ी हो जाती है। सिलिया की हिम्मत नहीं पड़ सकी कि वह पानी पीने के लिए भी रुक सके, और उसी तरह से वापस आ जाती है। यह पूरा जो एपिसोड है, ऐसा लगता है मानो भावनाओं का जैसे रेल पेल मची हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मनोवैज्ञानिक चित्रण है गोदान में, वह भी बहुत ही आला दर्जे का है और उससे भी समझा जाना चाहिए। स्त्री मनोविज्ञान की बहुत बारीक परख है, उसकी आकांक्षाओं की बहुत बारीक परख है। इसी के साथ आप याद करिए कि जब झुनिया पहली बार घर पर आती है होरी के, तो जिस तरह से धनिया निकलती है पति से बोलने के लिए गुस्सा करके, और फिर वापस आने पर जिस तरह से अपने ही पति को वो रोक लेती है कि कुछ कहना मत, कैसा मनोभावों का ऊपर नीचे होना है। तो प्रेमचंद के ये मनोवैज्ञानिक चित्रण को भी बहुत प्रामाणिक रूप से, बहुत ही घनघोर रूप से आप इस उपन्यास में देख सकते हैं। और इस उपन्यास के जरिए तत्कालीन भारत, औपनिवेशिक भारत, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के भारत और उन आंदोलनों के अंतर्विरोधों और विसंगतियों पर ध्यान दिलाने के लिहाज से भी इस उपन्यास को पढ़ा जा सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि समाज की दृष्टि से, समाज को समझने की दृष्टि से गोदान को पढ़ने का कोई माने मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो कोई समाजशास्त्र की भी किताब पढ़ी जा सकती है। लेकिन यह सही बात नहीं है। हमारे देश में
सामाजिक विज्ञानों का अभी भी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिजेनस होना, अभी भी वो देसी नहीं हो सके हैं। अभी भी भारतीय अनुभवों के आधार पर उनको समझने में दिक्कत आती है। सिद्धांत सारे के सारे विदेशी अनुभवों से पैदा हुए हैं। तो अगर एक प्रामाणिक पाठ के रूप में अगर सूदखोरी की संस्था के सामाजिक असर को समझने के लिहाज से गोदान का कोई सामाजिक समाज वैज्ञानिक उपयोग किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे समाज शास्त्र भी समृद्ध होगा और साहित्य को देखने की भी कुछ नई खिड़कियां खुलेंगी। इसलिए प्रेमचंद अगर हमें कलाकार के रूप में महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं तो साथ ही साथ अपने समय को प्रामाणिक रूप से दर्ज करने के मामले में भी मजदूर वर्ग के उदय के सारे अंतर्विरोधों को, उस पूरी मानसिकता को जो वहां पर चल रही है, पत्रकारिता को, उस जमाने की विश्वविद्यालय संस्थाएं यानी जमीन से कटे हुए बौद्धिकों की मन स्थिति को देखने के लिहाज से अगर उसका कोई समाज वैज्ञानिक और ऐतिहासिक भी अध्ययन किया जाए तो यह गलत नहीं होगा। इस नाते से मुझे ऐसा लगता है कि गोदान, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उसमें प्रेम महत्वपूर्ण है, और कई बार आप देखिएगा तो लगेगा कई प्रेम कथाएं हैं उसमें। मालती मेहता की प्रेम कथा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन शुरुआत उसकी गोबर और झुनिया की प्रेम कथा से होती है। तिलिया माता दीन की प्रेम कथा है, कई प्रेम कथाएं हैं उस पूरे उपन्यास में। लेकिन यह सब जो है वह उस समय के सामाजिक बदलाव को दर्ज करता है। और इस अगर प्रेम कथा के रूप में सिर्फ देखेंगे तो जिसको कहते हैं ना कि पत्ते गिनते रह जाएंगे और जंगल नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उस पूरे के पूरे उपन्यास के जरिए प्रेमचंद जिस चीज को हासिल करना चाहते थे और इसके जरिए उन्होंने साहित्यकार का जो दायित्व या जो साहित्य की का जो मेयार तय किया है उससे अभी भी छूना बाकी है। हमारे देश में 140 साल उनके जन्म को बीते हैं, लेकिन 140 साल बाद भी हमें अगर उनकी चर्चा करनी पड़ रही है तो इसका कारण यही है कि प्रेमचंद ने जिन समस्याओं का चित्रण किया, जिस तरह की विषमता का चित्रण किया, शोषण के जिस तंत्र का चित्रण किया, उसमें कोई बहुत बुनियादी बदलाव नहीं आया है। और वह बुनियादी बदलाव इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि प्रेमचंद छोटे छोटे सुधारों के पक्षपाती नहीं थे। उन्होंने दबे कुचले, सर्वाधिक दबे कुचले लोगों की निगाह से इस तंत्र को बेपर्द कर दिया है, और इसीलिए वह तंत्र जब तक कायम रहेगा। और उनके उपन्यासों में न सिर्फ अम्बेडकर की उपस्थिति है, गबन में आप देखिए तो गबन में भगत सिंह की जो क्रांतिकारी परंपरा थी वह भी उपस्थित है। वही समय है 1936 का समय, मैं कह रहा था प्रगतिशील लेखक संघ का समय है, वही समय है जब किसान सभा की भी स्थापना हो रही है। राम सेवक का जो विद्रोह है वो आपको किसान सभा के एक नेता का की चेतना दिखाई पड़ती है। तो यह जो प्रसार हो रहा था चेतना का, उसके इर्द गिर्द जो दबे हुए तबकों की आकांक्षा पैदा हो रही थी, उस निगाह से उन्होंने यथार्थ को देखा है, पूरे के पूरे शोषण के तंत्र को देखा है, और जहां तक संभव हो सका है प्रतिरोध के भी बहुत ही गहन चित्र उकेरे हैं। इसीलिए आज भी हमको उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह व्यवस्था अभी भी कायम है, न सिर्फ कायम है बल्कि उसे और भी उन्नत स्तर पर ले जाया गया है। जो किसानों की बर्बादी उस समय तक नहीं हो सकी थी, वह बर्बादी पिछले ये जो वर्ष बीते हैं हमारे, उसमें इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि भारत में आत्महत्याएं करने वाला, किसानों की आत्महत्याओं के मामले में एक अनूठा देश बन गया है। वह किसान जिसने कभी बहुत बुरी स्थिति में भी आत्महत्या नहीं की थी, उस किसान की आत्महत्याओं का तांता लग गया है। तो जो समाज को, जिन समस्याओं को उन्होंने उस समय देखा था वो और प्रखर रूप में होकर के सामने आई हैं। यहाँ तक कि जो प्रतिरोध के तत्व थे
वो प्रतिरोध के तत्व भी और ज्यादा मजबूत होकर के सामने आए हैं। और उस समय जो मताधिकार का विस्तार हो रहा था, अब धीरे धीरे उसे सीमित करने की कोशिश की जा रही है। जो मतदाता है उसे अधिकार विहीन करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में न सिर्फ प्रेमचंद का उस समय का शोषण का यथार्थ चित्रण, बल्कि उसके प्रतिकार का जो चित्रण है वह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। उसको पहचानने के लिए हमें प्रेमचंद के इस उपन्यास को और उनके समूचे साहित्य को, जिसका एक तरह से प्रतिफल, समूचा प्रतिफल आपको गोदान के रूप में नजर आता है। गोदान को आप देखिएगा तो उनकी अनेक कहानियां इसमें दिखाई पड़ेंगी। मंगल नाम का पात्र दूध का दाम में है, मंगल नाम का पात्र गोदान में भी मौजूद है। पात्रों पर एक अलग से शोध किया जा सकता है कि प्रेमचंद अपने पात्रों के नाम क्या रखते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपन्यास ने अपनी प्रामाणिकता पाई है समाज में अपने पात्रों के नामकरण के जरिए। और इसका भी एक बाकायदे प्रेमचंद के यहाँ समाज शास्त्र है, उसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए। उसमें जो प्रतिरोध के तत्व हैं गोदान उपन्यास में भी, और जिस तरह का जो शोषण हो रहा था, उस शोषण के खिलाफ जिस तरह का प्रतिरोध है, उसको भी नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें गोदान पुनः पुनः अपने आप को पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। आप सबने इतनी देर तक मेरी बातों को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।